हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे 7वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3 का भाग 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर का दूसरा भाग, समुद्री तरंग के कार्य। देखिए, समुद्री तरंग के कार्य से हमारा मतलब है जब समुद्र में लहरें उठती है हवा के कारण या किसी भी कारण, तो समुद्र में लहरें जब किनारे से टकराती हैं, आकर क्या करती हैं, किनारे से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, वो कुछ आकृतियों का निर्माण करती हैं या किनारे की आकृतियों को चेंज करती हैं। मान लीजिए ये हमारा समुद्र का किनारा है, ये ऊंचा है और ये हमारा अथाह समुद्र है। यहाँ से समुद्र की लहरें ऐसे आएंगी और इस किनारे की चट्टानों से टकराएंगी और टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, अपर्दन या अपक्षय करेंगी, अपक्षय या अपर्दन करेंगी और किनारे की चट्टानों में कुछ बदलाव करेंगी। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या बदलाव करती है और किस प्रकार की आकृतियों का वो निर्माण करती हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। यानी कि तटीय स्थलाकृतियों से मतलब है जो तट से सटी हुई स्थलाकृतियां होती हैं, उनको हम तटीय स्थलाकृतियां कहते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये दरार बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। कैसे, मान लीजिए ये कोई चट्टान थी, ये चट्टान थी और ये समुद्री लहरी से टकराती गई, यहाँ पर कोई दरार होती गई और वो दरार इस तरह से बड़ी हो गई, तो इसने क्या किया, ये एक गुफा का रूप ले लिया और इसे क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। देखिए, ये दिखा रखा है कि समुद्री लहरों ने इस चट्टान को बिल्कुल काट दिया, यानी कि इस तरफ से काटना शुरू किया और उस तरफ तक काट डाला और बीच से आर पार इसके निकल गई, तो इसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन से छत को भी तोड़ दिया जाता है तो केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। इस बात को आइए हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई चट्टान थी और यहाँ से समुद्री तरंगों ने इसको काट दिया, आर पार निकल गई, लेकिन फिर क्या किया, इसको काटती गई, यहाँ से बिल्कुल ऐसे काट दिया पूरा, तो ये साइड में चट्टानें कैसे बच गई, ऐसे। और इन चट्टानों को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, खड़े हुए, यानी कि खड़े हुए, उठे हुए ऊंची शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। यानी कि अवसाद अगर समुद्री किनारों पर जमा होते जाएंगे तो वो एक प्रकार से क्या बन जाएंगे, समुद्री पुलिन बन जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद यानी कि बर्फ के कार्य। बर्फ किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, अपक्षय या अपर्दन करती हैं। नदी अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। यानी कि हिमनद यानी हिमानी क्या होती हैं, बर्फ की नदियां होती हैं। देखिए, जो बहुत ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, वहाँ पर पानी नहीं बहता, वहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि वो ही बहने लगती है, या फिर कुछ जल उनके नीचे नीचे बहता है, या बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स वहाँ से खिसकने लगते हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। यानी कि जो हिमनद है अपने नीचे, मान लीजिए ऊपर बर्फ पड़ेगी, नीचे कोई चट्टान थी, तो बर्फ का इतना भार है कि उस चट्टान को अपने साथ बहाकर ले जाएगी और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। यानी कि भूदृश्य जो पहले वहां पर पहाड़ था, अगर आप अपर्दन कर दिया बर्फ ने तो वहां पर आपको चोटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि चोटी के पत्थर बर्फ द्वारा काट दिए गए हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। यानी कि गहरे गर्त यानी कि गड्ढे, गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढे, गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। यानी कि जो बर्फ थी उसने जो अपर्दन किया था, जो गड्ढे बनाए थे, कुछ समय जब गर्मी आती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, बर्फ पिघलने लग जाती है और बर्फ पिघलती है तो वहां पर क्या दिखती है, बहुत सुंदर सुंदर झीलें बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे
बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड कहलाते हैं। यानी कि जो हिमनदी यानी कि जो हिमनदी या बर्फ की नदी इसको हम कह सकते हैं, इसके द्वारा छोटे बड़े शैल यानी कि छोटी बड़ी चट्टानें, रेत और तलछट की मिट्टी निक्षेपित होती हैं। इन निक्षेपणों को हम क्या कहते हैं? हिमनद हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद हिमोड कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें, एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमनद हिमोड किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब अब आसानी से दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पवन के कार्य। पवन यानी कि वायु, हवा के द्वारा किस प्रकार से अपक्षय अपर्दन किया जाता है और स्थलाकृतियों में बदलाव किया जाता है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू के टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप कभी रेगिस्तान में गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो अगर आप भविष्य में कभी जाते हैं तो वहाँ के फ़ोटो क्लिक करके लाइए, उनके फ़ोटो इकट्ठे कीजिए, और अगर आप पहले गए हैं तो आप वहाँ के फ़ोटोज़ देखिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। देखिए, जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर पानी तो इतना होता नहीं, ना कभी बाढ़ आती, तो जल अपर्दन वहाँ पर कभी नहीं होता, और बर्फ़ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर क्या कारक काम करता है? पवन यानी कि हवा वहाँ पर चलती रहती है और तेज हवाएं चलती हैं, और वो ही अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण करती हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। देखिए, छत्रक शैल क्या होते हैं? मान लीजिए ये कोई चट्टान खड़ी थी, ये कोई चट्टान थी, तो ये क्या होगी? इस तरफ से पवन चल रही है और इस तरफ से पवन चलती है, तो ये क्या करेंगी? ये पवन इस चट्टान को नीचे से काट देंगी, इस चट्टान को ऐसे नीचे से काट देंगी, और ऊपर से ये चट्टान यूं की यूं मोटी रह जाएगी और नीचे से पतली हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से छतरी के समान दिखाई देगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छत्रक शैल कहते हैं। ये सिर्फ रेगिस्तान में ही देखने को आपको ज़्यादातर मिलती हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इस ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। देखिए, मैंने बताया आधार यानी कि नीचे से पतली और ऊपर से मोटी होती है, और एक छतरी के समान ये बन जाती है। पवन चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। देखिए, हवा चलेगी, रेत जो होता है वो बहुत ही महीन कणों से बना होता है और बहुत ही हल्का होता है, तो वो क्या करेगा? हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। जब पवन का बहाव रुकता तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। यानी कि मान लीजिए कई बार अगर रेत का तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा रेत को उठा लेती है पवन, और जब वो थमता है और जहाँ पर वो रेत इकट्ठा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? रेत की छोटी सी पहाड़ी बन जाती है, या इसको क्या कहते हैं? बालू टिब्बा भी कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको ऊपर उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। यानी कि ये बहुत हल्के और महीन कण होते हैं, इनको हवा बहुत दूर दूर तक ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लोएश कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये बालू के कण क्या है? एक स्थान पर इकट्ठे होकर न होकर, यानी कि एक स्थान पर नहीं, बहुत बड़े मैदान के रूप में निक्षेपित हो गए विस्तृत क्षेत्र में, तो तरंगित बालू मैदान भी बनता है उससे कई बार, और क्या बनता है? लोएश भी बनते हैं। चीन में विशाल लोएश पाए जाते हैं, यानी कि चीन में जो मरुस्थल है उसमें लोएश आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है, और हम इसके क्वेश्चन आंसर की PDF और एक वीडियो आपको उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।